दोस्तों आज एक ऐसी खबर आपको बताने जा रही हूं जिसे सुनने के बाद आपको शर्म आएगी। भारत इस्राइल के गजा पर हो रहे जुल्म में इनडायरेक्टली भागीदार बन रहा है। जी हाँ, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दूसरों के घर में चिराग जलाना। अब ये कहावत भारत और इस्राइल के रिश्तों पर बिल्कुल फिट बैठती है। बताऊंगी आपको कि कैसे भारत के मजदूर इस्राइल के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीनियों की जगह ले रहे हैं और इस्राइल के जुल्म में भागीदार बन रहे हैं। ये खबर बीजेपी की सरकार के लिए बेहद ही शर्मनाक है। इस्राइल की पलायन गाथा भी आपको सुनाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे देश छोड़कर भाग रहे हैं इस्राइल के लोग। नेतन्याहू के लिए टेंशन भरी बात है ये। अमेरिका नए साल पर किस तरह से यमन पर हमले कर रहा है आपको ये भी बताऊंगी, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नए साल के मौके पर कौन सा ऐसा झूठ बोला है जिसके बाद उन्हें शर्म से अपना मुंह छुपाना पड़ सकता है। नए साल के बीच हमास ने इस्राइल पर किस तरह रॉकेट बरसाए आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा भी तमाम खबरें लेकर हाजिर हो, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश कि सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों कमेंट में जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए। और जो लोग हर रोज वीडियो लाइक करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इस्राइल के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में भारतीय मजदूर फिलिस्तीनियों की जगह लेकर आर्थिक तरक्की का नया चैप्टर लिख रहे हैं। डंका पीटा जा रहा है कि पैसे कमा रहे हैं वहां पर भारतीय लोग इस्राइल में जाकर, मगर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जो चुभने वाला है और बेहद शर्मनाक भी है। खबर यह है कि 2024 में भारत के तकरीबन 16,000 मजदूर इस्राइल के कब्जे वाले इलाके में पहुंचे हैं। इन भारतीय मजदूरों को फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह पर रखा गया है। ये वही इलाके हैं जिन्हें इस्राइल ने कब्जा कर रखा है और वहां फिलिस्तीनी मजदूरों को उनके हक से महरूम कर दिया है। सोचिए, अब यहाँ पर डंका पीटा जा रहा है इस बात का कि हमने भारतीय मजदूरों को, भारतीय युवाओं को इस्राइल भेजा है। वहां वो पैसा कमा रहे हैं, मोटा पैसा छाप रहे हैं, लेकिन इंडिया से दहाड़ी मजदूरी पर जा रहे मजदूर वॉर जोन में काम कर रहे हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि भारत सरकार के पास नौकरी नहीं है, इसलिए बाकायदा कंपनियों को लगाया हुआ है वॉर जोन में भारतीयों को झोंकने के लिए। मोदी सरकार के लिए डूब मरने वाली खबर है ये। दोस्तों दिल्ली की एक कंपनी डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के चेयरमैन समीर खोसला ने 3,500 यानी कि 3500 से ज्यादा भारतीय मजदूरों को इस्राइल भेजा है। खोसला का ये कहना है कि भारत और इस्राइल के अच्छे रिश्ते इस फैसले के बुनियाद है। इस फैसले की बुनियाद है भारत और इस्राइल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए भारतीय मजदूर इस्राइल के लिए नेचुरल चॉइस है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिश्ते इंसाफ और इंसानियत की कीमत पर बनाए जा रहे हैं? इन मजदूरों में एक राजू निषाद है जो कि बीर याकूब इलाके में काम कर रहे हैं। निषाद का ये कहना है कि उन्हें भारत के मुकाबले वहां 3 गुना ज्यादा सैलरी यानी तनख्वाह मिल रही है। ये एक बड़ी वजह है दोस्तों कि भारतीय मजदूर इस कदम को अपनाने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, यानी कि वो वॉर जोन में भी जाने के लिए तैयार है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि भारत में उन्हें अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उतनी मजदूरी नहीं मिलती, या कहे कि नौकरी ही नहीं मिलती। और ये बात भी साबित करती है कि हमारी सरकार नौकरी देने में इतनी निकम्मी है कि उसे दूसरे देश में, एक युद्ध अपराधी देश में मजदूरों को, अपने देश के युवाओं को भेजना पड़ रहा है। अब एक और शर्मनाक बात सुनिए। भारत इस्राइल के गजा पर हो रहे जुल्म में इनडायरेक्टली भागीदार बन रहा है और ये बात इंडियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर्स ने कही है। अब कुछ अंधभक्त कहेंगे कैसे, तो सुनिए। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राइल गजा में जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर बनाए गए हैं। इसके अलावा इस्राइल ने फिलिस्तीनी मजदूरों को उनके घर और उनके हक से महरूम कर दिया है और कब्जे वाले इलाके में फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह वो भारत के मजदूरों को दे रहा है, यानी इस्राइल दे रहा है। यानी एक तरफ हथियार की मदद भारत से मिल रही है इस्राइल को, जिससे वो कत्ले आम कर रहा है, मजलूमों पर, मासूमों पर बम बरसा रहा है, और दूसरी तरफ मजदूरों की मदद मिल रही है जिससे वो मजलूम फिलिस्तीनियों के पेट पर लात मार रहा है, उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर कर रहा है। और हमारी सरकार इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है कि हमने तो युवाओं को रोजगार दे दिया, इस्राइल भेज दिया जहां वो लाख लाख रुपए कमा रहे हैं।
जाहिर सी बात है, ज्यादा पैसे तो मिलेंगे ही। आखिरकार जब मजदूरी जुल्म और गैर कानूनी कब्जे के नाम पर हो तो रेट तो हाई होंगे ही। वॉर जोन में भेजकर बेशर्मी से बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने रोजगार दिया है, लेकिन सोचिए, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी हमारे मजदूरों को अपने ही देश में नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या हमारी तरक्की सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों तक सीमित है, या फिर मजदूर सिर्फ सरकारी नारों में ही आत्मनिर्भर बन रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या आर्थिक फायदे के लिए इंसानी हकों की कुर्बानी देना सही है? क्या भारत और इस्राइल के बीच के रिश्ते मजबूत होते हुए इंसानियत का दामन छोड़ रहे हैं? आपका क्या ख्याल है इस मुद्दे पर? कमेंट में अपनी राय बताइए। अब अगली खबर पर आते हैं, आपको बताते हैं अगली खबर। एक तरफ तो भारतीय मजदूरों को नौकरी दी जा रही है इस्राइल में, हमारी सरकार बेशर्मी से उन्हें वहां भेज रही है और यहाँ पर डंका पीट रही है अपनी सरकार का, लेकिन दूसरी तरफ इस्राइल के अंदर के हालात ये हैं कि वहां के लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं, वापस नहीं लौट रहे हैं अपने देश। दोस्तों, इस्राइल की आबादी 2024 में 1 करोड़ के पार हुई है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि आबादी बढ़ने के बावजूद 2024 में 82,700 यानी कि 82,700 इसराइली देश छोड़कर विदेश चले गए हैं। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब है, क्योंकि युद्ध की वजह से लोग डरे हुए हैं। इस्राइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है, इसलिए लोगों की बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की लोगों को तलाश है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि युद्ध की वजह से अस्थिरता, लोगों को अशांतिपूर्ण और सुरक्षित जिंदगी की तलाश है। आखिरकार जब घर ही महफूज ना हो, जब अपना घर ही महफूज ना हो, तो लोग सुकून ढूंढने बाहर ही जाते हैं। और एक हमारी सरकार है जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अपने लोगों को बाहर भेज रही है, उस देश में जिसके जहां की अर्थव्यवस्था खुद इस वक्त चरमराई हुई है। सोचिए, जो लोग खुद अपने मुल्क में रहना नहीं चाहते हैं, वो फिलिस्तीनियों को उनके मुल्क से निकालना चाहते हैं, उनके मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं बम बरसाकर। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 32,800 नए लोग इस्राइल में बसने आए हैं, लेकिन ये 2023 के मुकाबले 15,000 कम है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इस्राइल नए इमिग्रेंट्स के लिए अब उतना आकर्षक, अट्रैक्टिव नहीं रहा? और जो लोग लौटे भी हैं दोस्तों, उनकी संख्या मात्र 23,800 यानी कि 23,800 है, यानी बाहर से आने वाले कम हो रहे हैं और अंदर से भागने वाले बढ़ रहे हैं। अब यमन की बात करते हैं। साल के आखिरी दिन जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तो अमेरिका और ब्रिटेन यमन पर मिसाइल बरसाकर अपनी दादागिरी, अपनी ताकत दिखा रहे थे। 30 और 31 दिसंबर को अमेरिका ने यमन की राजधानी सना और तटीय इलाकों पर 12 हवाई हमले किए। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ना ही किसी के मारे जाने की अभी तक फिलहाल खबर आई है। अमेरिकी सेना का यह दावा है कि उन्होंने हुती विद्रोहियों के कमान और कंट्रोल सेंटर और मिसाइल उत्पाद की जो इकाइयां हैं वहां पर, यानी जो यूनिट्स है, उनको निशाना बनाकर यह हमला किया। खबरों के मुताबिक यमन पर ताजा हवाई हमलों में अमेरिका और ब्रिटिश विमानों ने सना के कई अहम शहरों को निशाना बनाया है। मंगलवार को 3 हवाई हमले सना के सितंबर 21 पार्क पर किए गए हैं, जो पहले बख्तरबंद डिवीजन का मुख्यालय था। इसके अलावा अल अर्दी कॉम्प्लेक्स और मई 22 मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट किया गया है, जिस पर 8 हमले किए गए हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने अपनी इन हवाई हमलों की पुष्टि की है और कहा है कि पिछले 24 घंटों में सना और यमन के अन्य इलाकों में सटीक हमले किए गए हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया नए साल का स्वागत कर रही थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन और अमेरिका अपने पुराने खेल में व्यस्त थे। ये खेल किसी का भला नहीं कर सकता सिवाय इस्राइल के, जो गजा में नरसंहार जारी रखने में व्यस्त है। और अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका का ये हमला सिर्फ यमन पर था, तो आप गलत हैं। ये हमला दरअसल गजा की मासूम जनता पर और मुस्लिम जो दुनिया है उस पर था, पूरी मुस्लिम दुनिया पर था। दोस्तों, यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अली अल हुती ने इस हमले को एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ अमेरिका की गंदी राजनीति का, गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो इस्राइल को गजा में नरसंहार जारी रखने का हौसला दे रही है। यमन के दूसरे नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने उन्होंने भी अमेरिका को खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग क्षेत्र में शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, उन्हें इस्राइल को रोकना चाहिए, न कि उसे और समय, हथियार और राजनीतिक
समर्थन देना चाहिए, यानी कि एक तरह से उन्होंने तंज कसा है। अब यहाँ पर असली खेल समझिए। अमेरिका गजा में इसराइल के नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है। यमन पर हमला दरअसल इसराइल को यह संदेश देने के लिए था कि तुम बस मारते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका ने इसे कानून का राज बताया, वो जंगल के कानून को लेकिन दोस्तों बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका जिस तरह से इसराइल को हथियार, समय और समर्थन दे रहा है, क्या उसे कानून का राज कहा जा सकता है? आप खुद बताइए। ये एक सुनियोजित खेल है, यानी प्री प्लान्ड खेल है, और इस पूरे खेल में नुकसान किसका होता है? आम लोगों का, चाहे वो यमन हो या गजा। यमन ने भी खुलेआम गजा के लिए अपनी ताकत झोंक कर रखी हुई है। इस वक्त यमनी सेना ने इसराइल के कब्जे वाले इलाकों, जहाजों और बंदरगाहों पर हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गजा में इसराइल की जमीन और हवाई हमले बंद नहीं होते। अब सोचिए, यमन जैसे छोटे देश की ये जुर्रत बड़े बड़े देशों को आईना दिखा रही है। अगर एक छोटा सा देश यमन इतने बड़े झंझट में कूद सकता है, जंग में कूद सकता है बड़े बड़े देशों के साथ, तो बाकी देशों को अपनी जवाबदेही का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? शर्म आनी चाहिए उन देशों को जो खुद को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों पर जुल्म के वक्त वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीनी प्रतिरोध सेनानी भी चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने अल कुद्स और तेल अवीव जैसे इस्राएली शहरों पर बमबारी की है। नया साल एक नई उम्मीद के साथ आया, लेकिन इस्राएल में इसका स्वागत कुछ खास तरीके से हुआ। जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, उसी समय गजा से रॉकेट हमले हुए। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जैसे ही 2025 की शुरुआत हुई, इस्राएल के दक्षिणी शहर नेटिवोत और आसपास के इलाकों में लोग नए वर्ष का जश्न मना रहे थे, तभी अचानक से हमास ने गजा पट्टी से 2 रॉकेट दागे। इस्राएल के रक्षा बलों ने बताया कि इसमें से एक रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जबकि दूसरा एक खुली जगह पर, खुले मैदान में जाकर गिरा। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। अब आपको गजा से आया एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में इस्राएली मिलिट्री हेलीकॉप्टर गजा में फिलिस्तीनियों के घरों पर गोलीबारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मंजर किसी जंग के मैदान का नहीं, बल्कि मासूम लोगों की बस्तियों का है। उत्तरी गजा पट्टी में फिलिस्तीनी घरों पर तीव्र गोलीबारी इस्राएल के सैन्य हेलीकॉप्टर कर रहे हैं। दोस्तों, गजा में इसराइल के हमले ने एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने गजा में चल रहे नरसंहार में 1 साल से कम 800 से अधिक बच्चों को मारा है, यानी उनकी इस नरसंहार में मौत हो चुकी है। बहुत से कारण है, कुछ हमले में मरे हैं, शहीद हुए हैं, और कुछ जो शहीद हुए हैं वो जो सुविधाएं गजा में नहीं मिल रही है, जैसे कि ठंड की वजह से भी कुछ बच्चों की मौत हुई है, कुछ बच्चे शहीद हुए हैं। दोस्तों, सीरिया से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। सीरिया के ताल रिफात में एक जबरदस्त कार बॉम्ब धमाका हुआ, लेकिन अब तक इसकी पृष्ठभूमि साफ नहीं हो पाई है। देखिए वीडियो कि कितना भयानक था यह धमाका। तख्ता पलट के बाद भी इस तरह की चीजें होना बहुत सारे सवाल एसटीएस की हुकूमत पर खड़े करती है। फिलहाल अभी तो यही सवाल है कि क्या ये किसी और की साजिश है या फिर कुछ और है। दोस्तों, अब बात करते हैं यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐसा कारनामा किया है कि आप सर पकड़ लेंगे कि किसी देश का राष्ट्रपति इस तरह का झूठ सरेआम कैसे बोल सकता है। नए साल के मौके पर हर कोई खुशियों का जश्न मना रहा था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जो चर्चा का इस वक्त विषय बना हुआ है। वीडियो में दिखाया गया कि यूक्रेन ने अपनी नई सबसन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से झूठा निकला और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जनता से झूठ बोला। दरअसल ये मिसाइल जो वीडियो में दिखाई दे रही है वो असल में एक साउथ कोरिया का मिसाइल था, जिसका नाम यूनामो 2A मिसाइल है। साउथ कोरिया के मिसाइल सिस्टम के परीक्षण को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने मिसाइल का परीक्षण बताकर प्रचार किया। क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश अपने ही मिसाइलों को लेकर इस तरह का झूठ बोल रहा हो?
इस झूठ से समझिए कि यूक्रेन की प्रचार जो मिशन है, उसका जो प्रचार प्रणाली है वो किस स्तर तक पहुंच गई है, जब नए साल के अवसर पर वीडियो जारी कर राष्ट्रपति को झूठ बोलना पड़ रहा है। लेबनान के दक्षिणी हिस्से से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को हथियारों को ट्रांसफर करते हुए देखा गया है। इस्राएली मीडिया ने यह दावा किया है और वाहन और डिपो पर इस्राएली सेना ने ड्रोन से एयर स्ट्राइक की बात भी कही है। कल यानी कि मंगलवार को लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स ने एक हथियारों के डिपो से भरे हथियारों को एक वाहन में ट्रांसफर किया। यह हथियार शायद किसी बड़े मिशन के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे। इस्राएली मीडिया के मुताबिक जैसे ही इस गतिविधि को देखा गया, इस्राएल की सेना ने तुरंत कार्रवाई की। आपको बता दें कि कल ही हिजबुल्लाह का बयान आया था कि इस्राएल जो युद्ध विराम का उल्लंघन लेबनान में लगातार कर रहा है वो बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। जिस दिन युद्ध विराम खत्म होगा, इस्राएल को तगड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि लेबनान पर कब्जा बर्दाश्त के काबिल कतई नहीं है जो इस्राएल कर रहा है। हिजबुल्लाह के नेता ने यह साफ लफ्जों में कहा था कि हमारे पास अभी भी इतने हथियार मौजूद है, इतनी ताकत है कि हम इस इस्राएल को सबक सिखा सके। और आज खुद इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार ट्रांसफर कर रहा था। तो मतलब साफ है कि जो कब्जा लेबनान पर इस्राएल ने किया है उसको वापस लेने की कहीं ना कहीं तैयारी जरूर चल रही है। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों पर। आपकी क्या राय है आज के इस वीडियो में, खबरों पर कमेंट में जरूर लिखा करिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए जल्दी से, और शेयर भी वीडियो को जरूर से कर दिया करिए। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।